आखिर नाथूराम गोडसे ने गांधी को गोली क्यों मारी? गोडसे आरएसएस का मेंबर था इसलिए वो गांधी के खिलाफ था, या फिर वो गांधी के विचारों से आपत्ति रखता था? अगर आप ये जानना चाहते हैं कि गोडसे एक देशभक्त था या देशद्रोही, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि गोडसे ने गांधी को गोली मारकर सही किया या गलत, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आजादी के 75 साल बाद भी हम गोडसे को क्यों याद रखते हैं, और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि 75 साल बाद भी गोडसे ने भारत देश को दो विचारधाराओं में क्यों बांट रखा है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि गांधी को गोली मारकर गोडसे ने सही किया या गलत। नाथूराम गोडसे कुछ लोगों के लिए तो ये सबसे बड़ा गद्दार है, तो कुछ लोगों के लिए सबसे बड़ा कट्टर देशभक्त है। आखिर उसने गोली क्यों चलाई? उसके पीछे कौन सी सोच, कौन सा गुस्सा, कौन सा जुनून छुपा था, और वो गोली मारकर क्या हासिल करना चाहता था, लोगों को क्या संदेश देना चाहता था? गोडसे तो ये तक मानता था कि दुनिया का या भारत देश का सबसे बड़ा अगर कोई देशद्रोही है तो वो खुद गांधी जी है। उन्होंने देश के दुश्मनों के साथ हाथ मिलाकर भारत के 3 टुकड़े कर दिए थे। आखिर गोडसे को गांधी से इतनी ज्यादा नफरत क्यों थी कि उसने गोली मारने का फैसला कर लिया था? क्या गांधी ने देश के बंटवारे को मंजूरी दे दी थी इसलिए वो नाराज था, या फिर गांधी पाकिस्तान को भारत के खजाने से 55 करोड़ रुपया देना चाहता था, वो भी उस वक्त जब युद्ध चल रहा था, इसीलिए वो नाराज था? या फिर जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनना था वहां सिर्फ गांधी के कहने पे नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया, इसीलिए वो नाराज था? इसके लिए हमें गोडसे के जीवन को बहुत बारीकी से समझना होगा, उसकी सोच को समझना होगा। आज इतने सालों बाद भी हम गोडसे को किस नजरिए से देखते हैं? एक गुनहगार के नजरिए से, एक क्रांतिकारी के नजरिए से, एक देशभक्त के नजरिए से, एक देशद्रोही के नजरिए से, या फिर आजाद भारत के पहले आतंकवादी के नजरिए से? क्या गांधी को मारकर गोडसे ने सच में कुछ बदला, देश को कुछ संदेश दिया, या फिर उसने देश को तबाह कर दिया? आइए जानते हैं कि ये गोडसे था कौन। नाथूराम विनायक गोडसे एक ऐसा नाम है जो आज भी भारत के इतिहास में बहुत ही कंट्रोवर्शियल माना जाता है। गोडसे का जन्म वैसे तो 19 मई 1910 में महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था, और गोडसे बहुत ही गरीब, बहुत ही सामान्य ब्राह्मण परिवार को बिलोंग करते थे। बचपन में उनका नाम रामचंद्र रखा गया था, लेकिन एक खानदानी परंपरा के चलते उन्हें नाथूराम कहकर बुलाया जाने लगा। इसके पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं चाहता हूं मैं आप लोगों से शेयर करूं। गोडसे के परिवार में कोई भी लड़का जिंदा नहीं रहता था, पैदा होते ही सब मर जाते थे। नाथूराम के माँ बाप को लगने लगा था कि उनके परिवार में पैदा होने वाले लड़कों पर कोई श्राप है, इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि इस लड़के को एक लड़की की तरह पाला जाएगा। वो अपने माँ बाप के चौथी संतान थी। उनसे पहले जितने भी भाई पैदा हुए थे ना, वो सब बचपन में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। सिर्फ उनकी बड़ी बहन जिंदा थी, इसीलिए इस लड़के को बचाने के लिए उन्होंने इसे एक लड़की की तरह पालने का फैसला किया। जी हाँ, रामचंद्र के नाक में जब नथ पहनाया गया तब से रामचंद्र का नाम नाथूराम पड़ा। और जब तक वो स्कूल नहीं जाते थे ना, जब तक वो स्कूल जाने लायक नहीं हुए थे, तब तक उनसे हमेशा एक लड़की की तरह व्यवहार किया जाता था। उन्हें लड़की की पोशाकें पहनाई जाती थी, उन्हें नाक में बाली पहनाई जाती थी, और इसीलिए उनका नाम रामचंद्र से नाथूराम पड़ा। वैसे तो गोडसे बचपन से ही आज़ादी के सपने देखते थे, और छोटी उम्र से ही उन्होंने कई सभाएं अटेंड करना शुरू कर दी थी जहां आज़ादी के बारे में बातचीत होती थी। उनकी देशभक्ति के जज्बात को तब बल मिला जब उन्होंने रत्नागिरी जाने का फैसला किया, क्योंकि वहां कई सारे आंदोलन की तैयारियां हो रही थी। रत्नागिरी में उनकी मुलाकात हुई वीर सावरकर से। ब्रिटिश सरकार ने उस समय सावरकर पे यात्रा का प्रतिबंध लगा दिया था, और इसीलिए वो रत्नागिरी छोड़कर बाहर नहीं जा सकते थे। सावरकर और गोडसे जब मिले तो गोडसे में उन्होंने एक आग देखी जिससे देश को आज़ादी मिल सकती थी। इसीलिए वीर सावरकर ने गोडसे को प्रशिक्षित करने का संकल्प लिया, और गोडसे भी कम नहीं थे। गोडसे भी सावरकर को अपना एक आदर्श मानने लगे थे। करीब 1932 के आसपास गोडसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़े, और बाद में हिंदू महासभा के भी एक सक्रिय सदस्य बन गए। आरएसएस उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग और उनके अंदर डिसिप्लिन लेकर आता था, जबकि हिंदू महासभा उनकी राष्ट्रवादी सोच को एक पॉलिटिकल एंगल देता था। गोडसे को लगता था कि गांधी की
सत्य और अहिंसा की नीति हिंदू समाज को कमजोर कर रही है, भारत देश को कमजोर कर रही है। उनके नजरिए में गांधी जी हमेशा मुस्लिम्स के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे और हिंदुओं के हितों को इग्नोर करते थे। 1947 में भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ जिसे गोडसे और सावरकर का खून खोल उठा। उस समय गांधी जी ने 3 ऐसे कुछ बड़े फैसले ले लिए थे जिससे पूरा देश 2 विचारों में बढ़ गया था। कुछ गांधी के उन 3 फैसलों से सहमत थे और कुछ उन फैसलों से सहमत नहीं थे। आखिर ऐसे 3 फैसले थे क्या? कौन से वो 3 फैसले थे जिन्हें गोडसे ने गलत समझा और गोडसे ने उन्हें गोली मारने का फैसला कर लिया था? चलिए जानते हैं। पहला फैसला यह था कि 1947 में गांधी जी ने देश के बंटवारे को होने की सहमति दे दी थी। देश के बंटवारे को गांधी जी ने मंजूरी दे दी थी। इसी वजह से वो देश के 3 हिस्से हुए जो आज भी हमें अखरते। दूसरा फैसला यह था कि हिंदू मुस्लिम दंगों में गांधी जी हमेशा मुस्लिम पक्ष का ही समर्थन करते थे और हिंदू समाज को एक कमजोर और निर्बल बनाते थे। तीसरा फैसला यह था कि 1948 में जब पाकिस्तान भारत से युद्ध लड़ रहा था कश्मीर में, तब गांधी जी आंदोलन पर बैठ गए थे ताकि भारत अपने खजाने से 55 करोड़ रुपया पाकिस्तान को दे सके। अब इस 55 करोड़ का पाकिस्तान ने क्या किया होगा ये सब आप भी जानते हैं। उसने उस युद्ध के लिए हथियार खरीदे होंगे जिससे हमारे देश के सैनिक मरे थे। गोडसे और उनके जैसे कई सारे कार्यकर्ता भी इस चीज से बहुत ज्यादा आहत हुए थे और उन्हें लगा कि अब गांधी जी इस देश को डुबाने पे तुल गए और इसीलिए उन्होंने गांधी को मिटाने का फैसला कर लिया। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि शायद देश को आजादी सिर्फ गांधी जी की वजह से नहीं मिली, कहीं ना कहीं इसमें सुभाष चंद्र बोस का भी बहुत बड़ा रोल रहा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 1956 में जो जस्टिस पीबी चक्रवर्ती थे, वो फॉर्मर गवर्नर थे वेस्ट बंगाल के। उन्होंने जब क्लेमेंट एटली जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, जब भारत आजाद हुआ था, उनसे पूछा कि आपने भारत को आजाद क्यों किया, तो उनका जवाब था कि ब्रिटिशर्स ने भारत को आजाद इसीलिए करा क्योंकि सुभाष चंद्र बोस अपनी इंडियन नेशनल आर्मी लेकर आ रहे थे ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए। और हम सब ये बात जानते हैं कि ब्रिटिशर्स वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पूरी तरीके से कंगाल और पावरलेस हो चुके थे, इसीलिए आप कोई भी वॉर या कोई भी वॉर फ्रंट वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। इसी के साथ भारत के 70,000 सिपाही जो ब्रिटिशर्स के लिए काम करा करते थे, उन्होंने भी बगावत कर दी थी। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने भारत को छोड़ने का, इंडिया को इंडिपेंडेंस देने का फैसला किया। एटले ने अपने साफ शब्दों में कहा है, गांधीज रोल वॉज मिनिमल, द रियल थ्रेट वॉज सुभाष चंद्र बोस एंड हिज आर्मी। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि जब प्रधानमंत्री बनने की भी जब बात आई थी, जब प्रधानमंत्री बनाने की बात आई थी, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, पर सिर्फ गांधी जी के कहने पर नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। और नेहरू की कई गलत नीतियों के कारण हमसे कश्मीर चला गया, हमसे अक्साई चीन में हार हुई, हमने अक्साई चीन का इलाका खो दिया, हमने यूएन काउंसिल में वीटो मेंबरशिप छोड़ दी क्योंकि नेहरू जी वो वीटो सीट जो भारत को ऑफर हुई थी वो चाइना को देकर आ गए, सिर्फ इसीलिए ताकि चाइना हम पर हमला नहीं करे और चाइना हमसे एक दोस्ती भरा व्यवहार रखे। अगर आप नेहरू की नीतियों पर हमसे एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। पर इस वीडियो में हम नेहरू की नहीं, गोडसे की बात करेंगे। हम गोडसे पे वापस आते हैं। तो गोडसे ने भारत देश की आजादी के 5 महीने 15 दिन बाद करीब 30 जनवरी 1948 को गांधी जी के छाती में 3 गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इस हत्या से पूरा देश एक सन्नाटे में आ गया था। आखिर गांधी जी को गोडसे ने गोली मारी क्यों थी? आखिर ये सवाल अभी तक मेरे मन में है और इसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला। जहां पूरे देश ने गोडसे को एक आजाद भारत का पहला आतंकवादी कहा था, वहीं गोडसे अपने आप को एक सच्चा देशभक्त कह रहा है। अगर देशभक्ति एक पाप है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। गिरफ्तारी के बाद गोडसे को कोर्ट में जब पेश किया गया तो उसके बयान सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कोर्ट के उसके बयान आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर गोडसे सही में एक आतंकवादी है या फिर एक देशभक्त था। यहाँ आपको समझ आएगा कि गोडसे की आखिर सोच क्या रही थी, उसकी क्या विचारधारा रही जिसकी वजह से उसने गांधी जी को मारने का षड्यंत्र रचा। गोडसे ने अपना पक्ष 5 घंटे तक अदालत में समझाया और गोडसे की सोच को पूरा समझने के बाद आज 75 साल बाद भी देश 2 विचारधाराओं में बंट गया है। क्या सच में गोडसे देश का पहला आतंकवादी था या एक सच्चा देशभक्त? गोडसे ने खुद अपना पक्ष कोर्ट में रखा था और उन्हें अपना पक्ष रखने में पूरे 5 घंटे लगे थे। जब उनका पूरा बयान लिखने की प्रक्रिया शुरू हुई
तो उनके पूरे बयान होने में 5 घंटे लगे और उसे 112 पन्नों में लिखा गया। उसके 5 भाग करे गए थे। तो उनका जो पूरा बयान था वो 112 पन्ने और 5 अध्याय लिखे गए थे। यहाँ एक बड़ी बात ये थी कि जब महात्मा गांधी के हत्याकांड का मुकदमा कोर्ट में जब शुरू हो रहा था, तब नाथूराम से ये कहा गया था कि उनके ऊपर जो भी आरोप लगे उनका जवाब वो लिखित में दें और बाद में उनके जवाब जज के सामने पढ़े जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ यानी जितना भी सरकारी पक्ष था वो ये नहीं चाहता था कि गोडसे के जवाब कोर्ट में पढ़े जाए। उस समय कोर्ट में यही मांग रखी जा रही थी कि गोडसे के जो जवाब है वो अकेले में जज के सामने पढ़े जाए। लेकिन कोर्ट ने इस आपत्तियों को अस्वीकार कर दिया और इसके बाद गोडसे के जवाब पहले दिन अदालत में पढ़े गए और अगले दिन सुबह पूरे देश ने पढ़ा। और सबसे बड़ी बात यह थी कि अगले दिन जब गोडसे का ये बयान उस समय सभी बड़े अखबारों में छपा था ना, तब उस समय के प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू बहुत चिंतित हो गए थे। नेहरू को ये डर लगने लग गया था कि गोडसे का बयान देश के लोगों के मन में गांधी जी के प्रति नजरिया बदल सकता है। सोचिए इतना ताकतवर थे उसके वो बयान, उसके वो 5 अध्याय। इसी वजह से तो बाद में उन्होंने गोडसे के इस बयान पर कई सारे प्रतिबंध लगाकर कई सालों तक इसे प्रकाशित नहीं होने दिया। इसी वजह से आज भी देश के अधिकांश लोगों को ये नहीं पता, वो ये नहीं जानते कि गोडसे ने महात्मा गांधी को मारने के बाद अदालत में अपने पक्ष में क्या कहा। क्या थे वो बयान जिसने महात्मा गांधी प्रधानमंत्री को चिंता का विषय बना दिया था, जिसकी वजह से, जिन बयान की वजह से किसी एक इंसान का महात्मा होने का किताब छीन सकता था। चलिए जानते हैं। तो पहले भाग में गोडसे ने कोर्ट में या अदालत में बताया कि महात्मा गांधी के राष्ट्र के लिए किए गए कामों की वजह से लाखों हिंदुओं की जिंदगी बर्बाद हो गई थी और किसी भी महात्मा को भारत को टुकड़ों में बांटने का अधिकार नहीं है। आपको क्या लगता है? देश के बंटवारे से सिर्फ गोडसे को ठेस पहुंची थी, आपको, हमको नहीं। आज 75 साल बाद भी इस बंटवारे के घाव हमारे देश पर नहीं। क्या देश का जवान जब पाकिस्तान की गोली से मरता है तो हमारा खून नहीं खोलता है? तब हमें इस बंटवारे का ख्याल नहीं आता है। अपने बयान के दूसरे भाग में गोडसे ये कहता है कि अगर देशभक्ति एक पाप है तो मैं ऐसा स्वीकार करता हूँ कि मैंने ये पाप किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि मानव की इस अदालत के बाद मुझे एक और अदालत में जवाब देना है जहाँ मेरे इस कार्य को, मेरे इस कर्म को गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि मैंने ये कर्म, मैंने ये कार्य, मैंने ये खून मानवता की रक्षा के लिए किया है। यानी गोडसे को इस बात का जरा सा भी पछतावा नहीं था कि उन्होंने महात्मा गांधी को गोली मारी, बल्कि इस चीज को बहुत फक्र से देख रहे थे। गोडसे ने महात्मा गांधी पर भारत को बांटने के और मुसलमानों के तुष्टीकरण करने के गंभीर आरोप भी लगाए थे, जिसका उल्लेख उन्होंने अपने बयान के 3रे अध्याय में किया है। गोडसे का यह भी कहना था कि गांधी जी में कभी भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मस्जिद में जाकर गीता पढ़ सके, क्योंकि उन्हें पता था कि मुसलमान समुदाय इसका विरोध करेगा। लेकिन उन्होंने हिंदू मंदिरों में जाकर कुरान पढ़ना शुरू कर दिया था। इसकी वजह से गोडसे को लगा कि गांधी जी मुसलमान तुष्टि की राजनीति खेल रहे। हालांकि ये भी एक तथ्य है कि महात्मा गांधी अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मंदिर गए थे और ये बात आप सबको भी पता होना चाहिए। गोडसे ने यह भी कहा कि गांधी जी हिंदू मुसलमान एकता की बात करते थे, लेकिन हमेशा अंग्रेजों के डिवाइड एंड रूल की नीति को आगे बढ़ाते और भारत को बांट दिया करते। उन्होंने ब्रिटिश सरकार की मदद की ताकि भारत के विभाजन हो सके। गोडसे ने अपने बयान में यह भी कहा कि विभाजन के बाद पाकिस्तान को उसका 75 करोड़ रुपया देना था, जिसमें से 20 करोड़ रुपया हिंदुस्तान दे चुका था और 55 करोड़ रुपए देने के लिए महात्मा गांधी भारतीय सरकार पर इतना दबाव बना रहे थे कि वो मृत्यु अनशन पर बैठ गए थे। लेकिन जब विभाजन के समय हजारों हिंदू मारे गए, विभाजन के समय कश्मीर में जब हजारों सैनिक मारे गए, तब गांधी जी ने इस बयान पे कुछ नहीं कहा। इसका कोई बयान नहीं। जब विभाजन के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर में युद्ध छेड़ दिया था, तब गांधी जी ने क्यों चुप्पी साध ली थी? क्यों इतने भारतीयों की मृत्यु पर उन्होंने पाकिस्तान को कुछ नहीं कहा? उल्टा ये दंगों का ठीकरा उन्होंने आरएसएस जैसे संगठनों पे फोड़ दिया था।
continued to tighten their grip around it for decades. Kashmir, fighting is going on and heavy casualties in men and equipment have been inflicted on the aggressor. जब पाकिस्तान ने उसी पैसे का इस्तेमाल कश्मीर के युद्ध में किया, उसी 55 करोड़ का इस्तेमाल जब अपने कश्मीर युद्ध में किया, तब गांधी जी क्यों चुप थे? सरदार पटेल ने तो ये भी कहा था कि जब पाकिस्तान कश्मीर में आतंक मचा रहा है, जब तक पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे पर अपनी जिद नहीं छोड़ देता, तब तक हम उसे 55 करोड़ रुपए नहीं देंगे। और सरदार पटेल बिल्कुल सही थे, क्योंकि अगर एक तरफ पाकिस्तान हम पर हमला कर रहा है, कश्मीर को हमसे छीनने की कोशिश कर रहा है, तो हम पाकिस्तान को उसके 55 करोड़ रुपए क्यों दें? लेकिन बीच में महात्मा गांधी और नेहरू इस मामले में सरदार पटेल के विरोध में चले गए और महात्मा गांधी ने तो ये तक कह दिया था कि कोई भी किसी भी हालत में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच के समझौते को तोड़ेगा नहीं। और ये 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को जैसा चाहे वो उसको इस्तेमाल करे, पर पाकिस्तान को मिलेंगे जरूर। ये बात उनकी हत्या के केवल 18 दिन पहले की, यानी 12 जनवरी। इस समय महात्मा गांधी दिल्ली में हिंदू मुसलमान एकता के लिए मृत्यु उपवास पर बैठ गए थे। इससे गोडसे और उनके जैसे अन्य कई सारे लोग जो हिंदू राष्ट्र के समर्थक थे, बहुत कमजोर और बहुत ही क्रोधित हो गए थे। गोडसे नहीं चाहता था कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपया दिया जाए, क्योंकि उस पैसे का पाकिस्तान कश्मीर का युद्ध फंड करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। क्या वो गलत था? क्या 55 करोड़ गांधी जी की जिद की वजह से देना सही था? क्या सरदार पटेल ने 55 करोड़ रुपए जो रोक लिए थे, क्या उन्होंने वो गलत किया था? आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अब चर्चा का विषय तो ये उठता है कि आखिर गोडसे ने गांधी को सीधे गोली क्यों मार दी, और गोली मारने के बाद गोडसे अपने आप को एक देशभक्त, एक क्रांतिकारी कैसे कह सकता है? क्यों अदालत में बयान देते समय वह अपने आप को एक सच्चा देशभक्त कह रहा था? चलिए जानते हैं। जुलाई 1944 में ब्रिटिश इंडिया सरकार ने महात्मा गांधी को कुछ हफ्ते पहले ही रिहा किया था, क्योंकि उनकी तबीयत जेल में बहुत ज्यादा खराब हो रही थी और ब्रिटिश सरकार महात्मा गांधी जैसे बड़े नेता को जेल में मरने नहीं देना चाहती। महात्मा गांधी जेल से रिहा होने के बाद पंचगनी में, जो पुणे के पास एक छोटा सा हिल स्टेशन है, वहां आराम कर रहे थे। कभी कभी वो लोगों से मिल भी लिया करते थे, कभी कभी वहां लोगों के साथ सभाएं ले लिया करते थे। और एक दिन सभा लेते समय कुछ 18-20 लोगों की अचानक से वहां पे भीड़ आ जाती है, एक झुंड आ जाता है, और इस भीड़ में से एक व्यक्ति चाकू निकालकर सीधे महात्मा गांधी की तरफ दौड़ता है, उन्हें मारने के लिए। बहुत से लोग इस घटना के बारे में नहीं जानते कि उस भीड़ का हिस्सा नाथूराम गोडसे भी थे, और वो जो चाकू लेके जो आदमी दौड़ा था ना, वो खुद नाथूराम गोडसे थे। अचानक आसपास के लोगों ने गोडसे को पकड़ लिया और इस हमले को होने से तो रोक दिया, पर गांधी जी इस हमले से बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे। उन्हें वो चौंक गए थे और वो जानना चाहते थे कि आखिर इतनी क्यों घृणा भरा गई है गांधी जी के प्रति उन्हें, जो वो उनको मारने का सोच रहे थे या मारने का प्रयत्न कर रहे थे। उन्होंने, गांधी जी ने गोडसे को बुलाया और कहा कि भाई तुम 8-10 दिन मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो, मैं तुम्हारी बातों को समझता हूँ, उनको सॉल्यूशन देने की कोशिश करता हूँ, और मैं तुम्हें भी समझूंगा, तुम मुझे समझो, मैं तुम्हें समझता हूँ। हम दोनों एक दूसरे के साथ बैठते हैं, कुछ समय निकालते हैं। पर कहते हैं गोडसे नफरत में इतना चूर हो चुका था कि उसने गांधी जी के इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया था। गांधी जी ने ही पाकिस्तान का निर्माण किया था, तो उनका राष्ट्रपिता उनको हम मान सकते हैं, लेकिन अपना भारत का राष्ट्रपिता नहीं मान सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपिता नहीं मान सकते जिन्होंने जीते जी केवल और केवल 20% आबादी के लिए लड़ते रहे और 80% आबादी को उन्होंने यूं ही छोड़ दिया। हम ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपिता नहीं मान सकते हैं जिन्होंने शिवा बावनी पर रोक लगा दी। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की एक कविता थी जिसको शिवा बावनी कहते हैं। शिवा बावनी पर उस व्यक्ति ने इसलिए रोक लगा दी क्योंकि 20% आबादी उसको सुन नहीं पाती थी। हम उस व्यक्ति को राष्ट्रपिता नहीं मान सकते हैं जिन्होंने वंदे मातरम पर केवल इसलिए रोक लगा दी क्योंकि 20% आबादी उसको गा नहीं पाती थी। हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर उन्होंने कहा कि अब हम हिंदुस्तानी भाषा को लागू करेंगे, और उस हिंदुस्तान, ध्यान से सुनिएगा, और उस हिंदुस्तानी भाषा को लागू करते करते, जिसमें उर्दू ज्यादा और हिंदी कम थी, उस भाषा को लागू करते करते, क्योंकि एकता वाली भाषा बनाई है उन्होंने, तो उन्होंने माता सीता को बेगम सीता कहकर पुकारा और श्री रामचंद्र को उन्होंने बादशाह राम कहकर पुकारा। लेकिन महात्मा जी की जीते जी ये हिम्मत नहीं हुई कि वो मिस्टर जिन्ना को श्रीयुत जिन्ना कहकर पुकारे और मौलाना आजाद को पंडित आजाद कहकर पुकारे। वैसे गांधी जी ने फिर भी यहाँ दया दृष्टि दिखाते हुए गोडसे को वहाँ बिना किसी चोट के
जाने दी। 1948 में जब असली असैसिनेशन हुआ था ना महात्मा गांधी पर, उसके पहले कई सारी कोशिशें महात्मा गांधी को मारने की हो चुकी थी। महात्मा गांधी के हत्याकांड में नाथूराम गोडसे के अलावा अगर दूसरा जो बड़ा नाम आता है वो है नारायण आप्टे का। नारायण आप्टे कौन है? ये और गोडसे घनिष्ठ मित्र है। गोडसे और आप्टे दोनों ही हिंदू महासभा और आरएसएस के मेंबर थे और दोनों ही गांधी की नीतियों का कठोर विरोध करते थे। ये वो समय था जब गोडसे और आप्टे दोनों हिंसक प्रवृत्ति अपनाकर गांधी जी की नीतियों के खिलाफ खड़े थे और उन्हें मारना चाहते थे। और सिर्फ इसी वजह से आरएसएस और हिंदू महासभा ने गोडसे से अपने आप को थोड़ा सा दूर कर लिया था। आरएसएस और हिंदू महासभा अपने आप को हिंसक प्रवृत्ति का नहीं बताना चाहते थे। इसी वजह से गोडसे और आप्टे ने 1942 में विजयादशमी के दिन अपना एक नया संगठन शुरू कर लिया जिसका नाम रखा गया हिंदू राष्ट्र दल। यह संगठन ऑलमोस्ट आरएसएस और हिंदू महासभा जैसा ही था, पर यह संगठन थोड़ा सा हिंसक था। यह हिंदू राष्ट्र दल का मुख्य काम था कि जितने भी एंटी हिंदू एलिमेंट्स हैं उन सबको जड़ से खत्म कर देना। जैसे कि गांधी जी, जो गोडसे की नजर में सबसे बड़े एंटी हिंदू एलिमेंट थे। इस संगठन से वो हिंदुओं का हक दिलाने के लिए थोड़ा सा आक्रामक रूप अपनाना चाह रहे थे। और ये वो समय था जब कोई भी न्यूज़पेपर आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे बड़े बड़े संगठनों के कार्यों को सही से लोगों तक नहीं पहुंचाते थे। लोगों को इन संगठनों की भावना, इनके कार्य और इनकी सोच से हमेशा वंचित रखा जाता था। न्यूज़पेपर वाले इन्हें एंटी मुस्लिम मानते थे, इसीलिए इनके बारे में न्यूज़पेपर में सही से कभी छापते ही नहीं थे, और अगर छाप भी देते थे ना तो वो हमेशा नेगेटिव ही होता था। इसीलिए गोडसे और आप्टे ने अपने खुद का एक नया न्यूज़पेपर शुरू किया 1944 में, जिसका नाम रखा अग्रणी, जिससे वो हिंदू राष्ट्र का प्रचार कर सके, हिंदू संगठन के कार्यों को सही से लोगों तक प्रदर्शित कर सके पूरे भारतवर्ष में। और अग्रणी अखबार को बेचकर गोडसे और आप्टे थोड़ा बहुत अपना जेब खर्च भी निकाल सके। उस समय हिंदू संगठन के विचार को एंटी मुस्लिम कहकर दबा दिया जाता था और उन्हें सही से कभी भी किसी न्यूज़पेपर में कवरेज नहीं मिलता था। पर अग्रणी सिर्फ एकमात्र ऐसा न्यूज़पेपर बना जो हिंदू विचारधारा, हिंदू के हक की बात करता। लेकिन धीरे धीरे इसमें भी गांधी जी के खिलाफ जहर उगलने लग गए थे। इस वजह से गोडसे और आप्टे को कई बार दंडित भी किया जाने लगा। इस अखबार में गांधी जी के खिलाफ इस प्रकार जहर उगला जाता था। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। एक आर्टिकल छपा उस पेपर में जिसका नाम था गांधी कमिट सुसाइड, यानी वो गांधी जी को ये सलाह दे रहे थे कि गांधी जी आप भारतीय राजनीति छोड़ दो और आत्महत्या कर लो। ये बहुत ज्यादा क्रूर शब्द हो गए थे गांधी जी जो देश के नेता थे उनके खिलाफ। अगस्त 1947 में उनके अखबार अग्रणी पर बहुत सारे जुर्माने लगे। इस जुर्माने को भरने की बजाय गोडसे और आप्टे ने अग्रणी का नाम बदलकर हिंदू राष्ट्र रख दिया, यानी हिंदू राष्ट्र दल से निकला हिंदू राष्ट्र अखबार। इस समय तक गांधी जी का प्रभाव इतना ज्यादा हो चुका था पूरे देश पर, पूरे देश के अधिकांश लोग गांधी जी को अपना सबसे प्रभावशाली नेता मानते थे, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। और इसी वजह से आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे कई सारे हिंदू संगठनों को खुद जो हिंदुओं के प्रतिनिधि अपने आप को मानते थे, बिल्कुल एक कोने में जा छुपे थे। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने इन संगठनों का बहिष्कार कर दिया था। गोडसे की नफरत का एक और बड़ा कारण यह भी था कि गांधी जी एक धर्म निरपेक्ष लोकतंत्र देश बनाना चाहते थे, यानी एक सेक्युलर कंट्री बनाना चाहते थे, जबकि आरएसएस और हिंदू महासभा भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, एक ऐसा देश जो हिंदू धर्म के नियमों के अनुसार चले। लेकिन गांधी जी चाहते थे कि धर्म और राजनीति अलग अलग रहे। अगर धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग रहे, गांधी जी चाहते थे कि हिंदू राष्ट्र न बने, एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र देश बने, तो फिर गांधी जी ने पाकिस्तान को अलग देश देने की मान्यता या इस फैसले पर क्यों अपनी मंजूरी दी? गांधी जी अगर भारत में मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब का एक भाईचारा बनाना चाहते थे तो वो पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग होकर ही क्यों बनाया गया? वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के टुकड़े को अपने भारत का, अखंड भारत का हिस्सा बनाकर भी तो इस चीज को कर सकते थे। एक तरफ गांधी जी बोलते हैं कि राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग है, पर दूसरी तरफ गांधी जी खुद पाकिस्तान और बांग्लादेश बनवाते हैं क्योंकि मुसलमानों को अपना हक, अपना एक राज, अपना देश अलग चाहिए था। और अगर उस वक्त मुसलमान ये कहते थे कि वो भारत देश में सेफ नहीं है, गांधी जी जैसे बड़े नेता होने के बावजूद अगर मुसलमान अपने आप को सेफ नहीं मानते थे, लेकिन गांधी जी चाहते थे कि धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग रहे। विभाजन के बाद दिल्ली में दंगे हो गए थे और सितंबर में गांधी जी ने हमारे आरएसएस चीफ यानी माधव गोलवलकर साहब से इस विषय में मुलाकात करी। और पता है आपको गांधी जी ने क्या कहा?
गांधी जी ने गोलवलकर साहब से सीधे सीधे शब्दों में यह कहा कि जितने भी दंगे हो रहे हैं उन सब के जिम्मेदार आरएसएस है। यानी पाकिस्तान ने जितने भी यात्री, जितने भी शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, उसके ऊपर जो पाकिस्तान में हमला हुआ उसकी जिम्मेदारी भी आरएसएस के ऊपर सौंप दी थी हमारे गांधी जी ने। और इसके बाद गांधी जी ने भारत में सभी धर्मों के बीच भाईचारा बनाने की रिक्वेस्ट करी और उन्होंने आरएसएस में हमारे गोलवलकर साहब को कहा कि अब अगर दंगे हुए तो वो मृत्यु तक अनशन करेंगे। 8 दिसंबर 1947 को दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस विभाग की तरफ से यह भी बताया गया था कि जब एक बंद कमरे में आरएसएस के मुखिया हमारे माधव गोलवलकर साहब ने यह भी कहा था कि महात्मा गांधी ने मुसलमानों को भारत में रुकने की परमिशन दे दी है और ये कि गांधी को हिंदुओं को गुमराह करने से रोका जाना चाहिए। अगर मुसलमान भारत में रहेंगे तो फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं बनना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि उनके पास ऐसे लोगों को, महात्मा गांधी जैसे लोगों को चुप कराने का और भी तरीके उन्हें पता है, लेकिन वो तरीके हमारी आरएसएस के परंपरा के विरुद्ध है। लेकिन अगर जब देश की बात आएगी, अगर मजबूर किया गया तो वो उन तरीकों के रास्तों पर भी जाएंगे। और गोलवलकर साहब के इस बयान के बाद केवल 3 हफ्तों के बाद गोडसे, नारायण आप्टे, विष्णु करकरे जैसे कई सारे लोगों ने गांधी की हत्या की साजिश रचना शुरू कर दी थी। और आखिर में दिन आता है 30 जनवरी 1948। गांधी जी अपनी आम दिनचर्या के अनुसार दिन भर कांग्रेस के साथ बैठकर संविधान के मसलों पर काम कर रहे थे। शाम 4 साढ़े 4 बजे तक उन्होंने सरदार पटेल से भी मुलाकात करी, जो मीटिंग करीब 5:15 बजे तक चली थी। 5:15 बजे उठकर वो सभागृह में गए ताकि वो प्रार्थना कर सके भगवान से। अब गांधी जी जब प्रार्थना सभागृह में प्रार्थना के लिए जा रहे थे, तभी गोडसे गांधी जी के पास गया, उनके पैर छुए, उन्हें प्रणाम किया, अपनी जेब में से एक रिवॉल्वर निकाली और गांधी जी की छाती में ऑन द स्पॉट 3 गोलियां चला दी। गांधी जी पर गोली लगते ही वैसे तो आसपास की पुलिस ऑफिसर्स ने गोडसे को तुरंत गिरफ्तार कर लिया था, पर गांधी जी की हत्या की खबर फैलते ही पूरा देश सन्नाटे में आ गया था। महात्मा गांधी की हत्या के बाद नाथूराम गोडसे पर एक लंबी अदालत की प्रक्रिया चली। 8 नवंबर 1949 को अदालत ने गोडसे और उसके साथी नारायण आप्टे को फांसी की सजा सुना दी। गोडसे ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए ये कहा कि उसने गांधी जी को देश के हित में मारा, लेकिन कानून के नजरिए से तो एक जुर्म है। 15 नवंबर 1949 की सुबह अंबाला सेंट्रल जेल में गोडसे और आप्टे को फांसी दी थी। कहते हैं फांसी के पहले गोडसे वंदे मातरम और अखंड भारत अमर रहे जैसे नारे लगाते। उसकी मौत के साथ एक ऐसा विवाद शुरू हुआ जो आज भी इतिहास के सबसे बड़ी बहस बन गया है। क्या गोडसे देशभक्त था या देशद्रोही? गांधी और गोडसे के बीच का विवाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ी विचारधारा का संघर्ष बन गया है। गोडसे को लगता था कि गांधी की अहिंसा की नीति देश को सुरक्षित नहीं कर पा रही है, जबकि देश के दुश्मन हथियार उठा रहे हैं। पर हम ये मानते हैं, हमें बचपन से ये सिखाया गया कि गांधी जी ने अहिंसा, सत्याग्रह और एकता के माध्यम से हमें आजादी का रास्ता दिखाया, जिससे भारत की पहचान पूरे विश्व भर में बनी। पर क्या अहिंसा और सत्याग्रह से सच में आजादी मिल गई थी? क्या अहिंसा ने भारत के टुकड़े होने से रोक दिया था? क्या देश का खून नहीं बहा? दूसरी तरफ गोडसे को लगा कि गांधी जी की नीतियां हिंदू समाज को कमजोर कर रही है और पाकिस्तान के समर्थन देकर देश की सुरक्षा के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। गांधी जी इस जिद पर थे कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए मिलना चाहिए, पर पाकिस्तान आखिर ये 55 करोड़ का क्या इस्तेमाल करता? आप खुद ही सोचिए। इस समय जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है कश्मीर में, उस समय गांधी जी 55 करोड़ रुपए देने की बात कर रहे थे। आजादी के तुरंत बाद गांधी जी की हत्या ने भारत को पूरा हिला कर रख दिया था। इसने एक तरफ कांग्रेस और नेहरू का नेतृत्व भी मजबूत किया और दूसरी तरफ राष्ट्रवादी संगठन को राजनीतिक मेन स्ट्रीम से बहुत दूर कर दिया। आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे संगठनों को हीन दृष्टि से देखना शुरू हो चुका था। समाज में एक गहरा विभाजन उभर आया था। एक तरफ गांधीवादी सोच को अहिंसा और धर्मनिरपेक्षता के पक्षधर थे और दूसरी तरफ कुछ लोग कठोर राष्ट्रवाद जो हिंदू राष्ट्र के सपने से जुड़े थे वो पक्षधर थे। आज भी भारत उस समय के पॉलिटिकल डिसीजंस की वजह से जूझ रहा है। इसीलिए यह कहना सही होगा कि गांधी और गोडसे का विवाद सिर्फ 2 व्यक्तियों का नहीं है, बल्कि भारत के सामाजिक और राजनीतिक भविष्य का एक ऐसा मोड़ था जहां से 2 रास्ते निकले, अहिंसा और सत्य एकता का रास्ता या कठोर राष्ट्रवाद और हिंसा का रास्ता। और यही 2 रास्ते आज तक
भारत की राजनीति और समाज को प्रभावित कर रहे हैं। आज हमें कई बार सुनने को मिलता है कि भगवान, हमारे हिंदू धर्म के जितने भगवान होते हैं उनके एक हाथ में कमल होता है और एक हाथ में सुदर्शन चक्र है। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आप हमारे इस वीडियो से प्रभावित हुए तो एक लाइक बटन दबाकर हमारा हौसला बढ़ाइए, ताकि हम आपके लिए ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आते रहें। जय हिंद, जय भारत।